गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? मटेरियल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि डैड कुक्स के शो में आज पाव भाजी बनेगी। तो कुछ लिए है सब्जियां यहाँ पे हमने, हमेशा की तरह मसाले का पॉट है और हमारा ये चॉपर है। और आपको पता ही ये क्या है, मसाला बेस है। और बटर है बहुत सारा, और कुछ हमारे एपरेटस है। नया हमने कुछ भी नहीं लिया है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं पुराना वही सब कुछ है। अब देखते हैं कि ये पाव भाजी आगे जाके कैसे बनेगी। आपको पता है सारी सब्जियां हमारे रेडी होती है, ऐसी सब्जियां छोड़ के जो पहले से हम कट करके या क्लीन करके नहीं रख सकते। उसमें आज नंबर है पोटैटो का। पोटैटो को अभी हम कट करने वाले हैं और उसके बड़े बड़े जो है तो पीसेस करके बाद में आप लोगों को पता है ये कहाँ जाएगा, ये हमारे कटर में जाएगा। कटर आने के बाद भाई मेरी तो लाइफ बहुत इजी हो गई, क्योंकि उसमें फाइन चॉप बराबर से होता है। बड़े बड़े टुकड़े तो हम काट लेते हैं, लेकिन छोटे करते समय हमारे रिस्ट को, हाथ को बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वांटिटी थोड़ी है तो ठीक है, लेकिन क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा है दोस्तों तो फिर कंटाला आता है, बोर हो जाता है। इतना सब कौन काटते बैठेगा। तो अगर स्वाद चाहिए तो कम से कम मेहनत चाहिए भाई। और वही डाइट जब कुक करते हैं तब उनका प्रिंसिपल यही है, एंगेजमेंट कम से कम होनी चाहिए। 15 मिनट के बाद में हमने यहाँ से हट जाना है। तो लीजिए, हमारे यहाँ पे पोटैटो के बड़े बड़े पीसेस करके हमने रेडी करके रख दिए। हाँ, उसमें बीट भी जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बीट का मीठा स्वाद क्या पाव भाजी में अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये पाव भाजी को एक अलग ही स्वाद देता है। एक बार मैंने डालने की ऐसी कोशिश की टेस्ट के लिए, लेकिन उसके बाद में वो इंग्रेडिएंट बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। हर बार जब हम पाव भाजी बनाते हैं तब उसमें बीट रूट जाता ही जाता है। पहले तो बच्चे बोल रहे थे कि ये शायद ठीक नहीं लगेगा, लेकिन एक बार उनको अभी आदत हो गई, पसंद आने लगा, तो वो बीट रूट खुद होके बोलते हैं। अब देखिए कितने इजीली हम इस पोटैटो को काट देंगे। बस कटर के अंदर रख लिया, आगे हाथ रखा और दबा दिया, और हमारे पोटैटो को टुकड़े बन के यहाँ पे रेडी है। आपको देख के, मेरी तरफ देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा जोर इसको लगता है। जोर नहीं लगता है, मैं उसको ज़्यादा वो उड़े नहीं इसलिए धीरे कर रहा हूँ। जो उसमें जोर लगाना है, ताकत लगानी है, वो तो नॉर्मल सी है, वो कोई कोई भी लगा सकता है। छोटे बच्चों से लेके, अगर फीमेल्स है, मेल्स है, एजड है, छोटे है, बड़े है, सब कुछ इतना जोर तो लगा ही सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज लिए हुए थे, और अच्छी तरह से कट करने के लिए उनको मुझे 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। आपने मेरे प्रीवियस रेसिपीज़ देखी होगी जिसमें हमने ग्रेवी का बेस बनाया था। उसमें हमने 2 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज, यानी टोटल 4 किलो जो है, तो हमने 15 मिनट में कट करके बाजू में रख दिया था। और वो भी फाइन चॉप बढ़िया से हुए थे। ऐसे नहीं कि यानी मूड नहीं तो कैसे भी काट दिया, या फिर इवन नहीं हुआ, इस तरह से तो बिल्कुल हमने नहीं काटा था। ज़्यादा भी पोटैटोज उस पॉट में मत डालिए, प्रमाण में डालिए। ज़्यादा अगर आप डालते हो तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फटाफट हो रहा है, तो ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 पोटैटो उसमें बैठे, इतने ही आप जो है तो कटर में डालिए, और ऊपर से प्रेस करके फटाफट उसके फाइन अच्छे से टुकड़े बना लीजिए। ये लो जी, हमने सारे बटाटे डाल दिए उसमें अभी, और हमारे पोटैटोज कट करके रेडी है। अब बारी है हमारे बीट रूट की। क्या बीट रूट कटर में होगा? चलिए आप और हम मिलके इसको फाइंड करते हैं। एक मैंने मीडियम साइज का बीट लिया हुआ है और वो सॉफ्ट हुआ है ताकि थोड़ा सा मिठास उसमें हो। ये उसके पीछे मेरा थॉट था। दबाइए, देखिए आपके आंखों के सामने रिजल्ट। बीट रूट के टुकड़े बन के हमारे रेडी है। और एक बार, चलिए, बीट रूट हमारा अभी रेडी है। आपको पता है सारा सब्जी एक पॉट में जाएगा, और जब तक हम उसको अच्छे से धोते नहीं तब तक हम उसको कुकिंग नहीं करेंगे। अलग अलग जगह से सोर्स की जाती है सब्जियां, तो ये बेटर है कि आप धो के ही ले। अगर आप बाहर कहीं जाते हो पाव भाजी खाने के लिए, तो आपको पता नहीं होता कि क्या वो सब्जियां अच्छी तरह से धुली है या नहीं है। डैड ने करियर के शुरुआत में एक होटल में काम किया था, तो उनको पता है कि किस तरह से होटल में काम होता है। कोई भी सब्जी काटते समय, या फिर चाहिए उसको धनिया बोलिए या फिर और कुछ बोलिए, ध्यान नहीं दिया जाता, बस जो हाथ में आया वो काट लिया सब। ये गए हमारे ग्रीन पीस। और धोते समय हम बीट रूट को नहीं धोएंगे, क्योंकि उनको छिलके, धोने के बाद छिलके ही रखा हुआ है।
अगर वो पानी में डालते तो सारा लाल लाल हो जाएगा भाई। हमारा जो किचन सिंक है अच्छे से धो लीजिए। उसमें हमने क्या क्या डाला हुआ है आप देख रहे यहाँ पे हमने डाला है फूलगोभी, पोटैटोज, ग्रीन पीस और इस तरह के सारी मिक्स सब्जियां जो है तो उसमें हमने डाली हुई है। हमने कोशिश की कि उसमें जिसको हम शिमला मिर्च वगैरह बोलते हैं वो भी उसमें अच्छे से चले जाए। आप अगर चाहते हो तो सब्जियां अलग अलग करके भी धो सकते हो। अगर आप चाहते हो तो एक साथ जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक जालीदार पॉट लेके बस सब उसमें डाल दो और रनिंग टैप के नीचे उसको अच्छे से धो लो जब तक आपका मन नहीं भरता है, जब तक आपको नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से साफ हो गया है। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ उनको या फिर उनकी नानी उनको कैसे नहलाती है, जब तक उनको नहीं लगता कि छोटा बेबी अच्छे से धुल गया है, बस वैसा ही ये सारी सब्जियों को धो लेना है। अब धो के मैं उसको बाजू में रख रहा हूँ ताकि उसमें का जो एक्सेस वाटर है वो ड्रिप करके हमारे किचन सिंक में ही चला जाए। यह आ गया भाई मेरा प्यारा प्यारा न्यूट्री कुक मेरे लाइफ में आने के बाद तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि ये क्या है कि कंट्रोल्ड सब कुछ होता है, इसमें अलग कुछ करने की उसको ज़रूरत नहीं होती। न्यूट्री कुक का आपको पता है दोस्तों उसका एडवांटेज क्या है, सारे प्रीसेट मेन्यू उसमें होते हैं। तो और जो हमको हीट देनी है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म तरीके से दी जाती है। और हमको ये टेंशन नहीं होता है कि गैस स्टोव अभी थोड़ा मीडियम करो, बंद करो, कम करो, ज़्यादा करो, ये सब टेंशन हमको नहीं होता है। हमेशा की तरह हम सॉटे मोड पे उसको लगा लिए और जो है ये लो सॉटे मोड। वाटर रेसिड्यू अगर उस पॉट में कुछ है तो हम वेट करेंगे कि वाटर रेसिड्यू गर्माहट की वजह से उसकी भाप बन के निकल जाए और हमारा पॉट ड्राई हो जाए। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है ये क्या है, ये ग्रेवी बेस है। ये हम ग्रेवी बेस एक ही बार बना के रखते हैं और उसको आने वाले 15 दिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पॉट में हमने उसको जमा के रखा हुआ है। सबसे पहले हम हमारा ग्रेवी बेस जो है तो अभी न्यूट्री कुक में पोर करेंगे। इसमें आपने अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला हुआ है। क्यों नहीं डाला हुआ है ऑयल? क्योंकि ग्रेवी बेस बनाते समय हमने अच्छे से ऑयल उसमें ही डाल के रखा हुआ है। अब ग्रेवी बेस न्यूट्री पॉट में गया, उसको गर्म होना चालू हुआ तो उसका स्मेल रिलीज होना चालू होता है। दोस्तों पहले मुझे लगता था, जब मैंने बहुत साल पहले ये ग्रेवी बेस जब मैं नहीं बनाता था, सिर्फ सोच ही रहा था, तो मुझे लगता था कि भाई इवेंचुअली उसका स्वाद कम हो जाएगा, उसका जो एक स्मेल आता है टेम्पटिंग सा वो कम हो जाएगा। लेकिन जब पहली बार हमने बना के देखा और 2 दिन बाद हमने उसको यूज़ में लिया तो हमको दिखाई दिया उल्टा एकदम। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है ग्रेवी बेस की, वैसे उसका स्वाद भी उसका ज़्यादा अच्छे से जम जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसा हम अचार के बारे में सोचते हैं। अचार बनाने के बाद जो हम बॉटल में रख देते हैं और उसको सेट होने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं, और ज़्यादा दिन अगर हुए तो और अच्छे से वो सेट हो जाता है। बस कुछ उसी तरह से ये ग्रेवी बेस इवेंचुअली ज़्यादा सेट होता है और डालने के बाद जैसे ही नीचे से हीट उसको लगनी शुरू होती है तो इमीडिएट एरोमा जो है तो आने शुरू हो जाता है। और टेस्ट बरकरार रखने की तो एक बात है, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि टेस्ट होता है एनहांस। ग्रेवी बेस का हमारा काम हो गया है तो उसको चलो फ्रीज में फटाफट रख दे। आपको पता है हम ज़्यादा चीज़ें किचन टेबल के ऊपर रखना पसंद नहीं करते हैं। जिसका यूज़ करके हमारा ख़त्म हो गया वो अपने अपने जगह पे रख देना है। प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस। ग्रेवी बेस को थोड़ा गर्म होने दीजिए। एक पॉट मैंने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि उसमें का ग्रेवी जो है बेस जो है तो ख़त्म हो गया है। अब उसमें पानी वगैरह डाल के वही हम हमारे पाव भाजी के पॉट में पोर करेंगे, क्योंकि उसको भी बहुत ग्रेवी चिपकी हुई है और हमको क्यों फेंकनी है भाई, हमको नहीं फेंकनी है। मसाले भी इसमें हम ज़्यादा नहीं डालने वाले दोस्तों, बेसिक से मसाले हैं। किचन किंग जरूर हम डालने वाले हैं और उसके साथ कोई भी अच्छे से ब्रांड का पाव भाजी मसाला आप जरूर डालिए। अब डैड ने क्या है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके खुद के मसाले भी बनाए हैं। अब लास्ट 2 वीक से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है और मसाले ख़त्म हो गया है,
लेकिन मैंने प्री कुक मसाले अपने खुद के बना के रखे हुए हैं, ताकि मुझे बाहर के कोई ब्रांड के मसाले लाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे मसाले हैं, एक कभी बताऊंगा आपको एक एक टाइम। जैसे मसाले भात जो हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, मसाले भात का अलग से मसाला बना हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1.5 चम्मच ले लो, छोटा सा, वो जो हमारा पोहे का चम्मच है, और ख़त्म बात। यानी जो स्वाद आएगा आप तो बिलीव नहीं करेंगे उस स्वाद को। या फिर पाव भाजी का हमने बना के रखा हुआ है, उसकी भी रेसिपी हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके स्टेबल कर दी है। आप दाल बाटी का, बहुत सारे रेसिपीज़ हमने खुद के बना के हमने रेडी करके रखे हुए एक्सपेरिमेंट करके, ताकि जब समय मिले तब एक बार बना के रखे तो 3 से 4 महीने तो फिर से मसाले बनाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें भी जो अलग अलग मसाले हम डाल रहे हैं, यानी धनिया की पाउडर हमने डाली, और किचन किंग मसाला हमने डाला, और जो है तो क्या कहते हैं उसको, पाव भाजी का मसाला वगैरह हम इसमें डालने वाले हैं। तो हमने जो मसाले बनाए उसमें ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ग्रेवी बेस उसमें थोड़ा सा गर्म करो। जैसे अगर लो सॉटे मोड पे अगर आप उसको लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट लो पे चलाइए। थोड़ा वो नॉर्मल सा हीट हो गया तो हमारे जो मसाले हैं, बस जैसे पाव भाजी अगर है तो 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालिए, ख़त्म बात। बाकी ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। हमारी ग्रेवी बेस में नमक नहीं है, इसलिए हम इसमें अभी नमक हमने ज़रूर डाल दिया। नमक को जो है भाई हम ग्रेवी बेस में इसलिए डालें क्योंकि इसके बाद में जो हम सब्जियां डालने वाले हैं तो जूसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर हम नमक भूल जाते हैं और सब सब्जी पकने के बाद उसमें अगर डालते हैं तो वाटरी स्वाद उसका वैसे रह ही जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नमक को हम ग्रेवी बेस में ही पकाते समय डालें। भूल गए अगर कभी तो वो बात अलग है, तो तब तो यानी भूल गए तो भूल गए, उसको और क्या कर सकते हैं उसको हम। लेकिन ये कोशिश करें, ये सिस्टम लगाए, जैसे हम बोलते हैं उसको हमेशा यंत्र, तंत्र और मंत्र। तो उसमें का जो मंत्र है यानी हमारे प्रोसीजर में ग्रेवी बेस में ही नमक डालना हमको भूलना नहीं है, ताकि हमारे रेसिपी का स्वाद जो है वो बरकरार रहे। कुछ एक मोमेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, कुकिंग करते समय पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। फटाफट करने के मूड में अगर हमने फटाफट कुछ भी और कभी भी डाल दिया तो वो तो बात जमेगी नहीं। यानी जैसे कुकिंग के लिए हमको एक समय देना ही पड़ेगा, उससे पहले अगर हम चलिए अगर ऊपर का पॉट लगा देते और ख़त्म कर, वो तो होता नहीं है। तो इसमें तो भाई दिल भर कर हमने जो है तो बटर डाला है। यह है 100 ग्राम्स बटर, और हमारी सब्जी बहुत सारी है। हमारी सब्जी 1200 ग्राम्स हमारी सब्जी है, और ग्रेवी बेस हमने 4 कप्स लिया हुआ है, तो 100 ग्राम्स बटर बनता है। बटर हम पहले डाल सकते थे और उसके बाद में हम ग्रेवी बेस डाल सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि ग्रेवी बेस हमारा फ्रीज में रखा हुआ है तो उसको थोड़ा पतला वो होना चाहिए, इसलिए ग्रेवी बेस हमने पहले डाला। और कभी क्या होता है, अगर आप प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बटर डालने के बाद अगर वो टाइम पे पिघलता नहीं है तो वो थोड़ा जलने भी लगता है। फिर वो जलने का स्वाद जो है वो बिगाड़ देता है, यानी पाव भाजी के स्वाद, वो जलने वाला जो टेस्ट उसमें लगेगी तो बिगाड़ देगा, वो हमको नहीं करना है। आप देखिए वीडियो में किस तरह से तेल छूट रहा है, बटर जो है तो ऊपर ऊपर आ रहा है। स्मेल यानी मैं आपको बता नहीं सकता, ये जो ट्वेंटिंग सेल है स्मेल है वो तो यानी अरोमा जो है वो तो बिल्कुल स्वर्ग है, स्वर्ग। आप सोचिए मेरे घर में 4 मेंबर ये पाव भाजी आज खाने के लिए, और मैंने 1200 ग्राम्स ऑफ सब्जियां ली हुई है, और 4 कप्स ऑफ हमारा ग्रेवी का बेस लिया हुआ है। यानी अगर और कुछ पानी भी उसमें पड़ेगा, यानी कुल मिला के अगर मैं देखूंगा तो ये सब्जी अराउंड 1600 ग्राम्स होगी। तो 1600 ग्राम की सब्जी आज रात में जब हम चारों लोग खाने के लिए बैठेंगे तो कैन यू गेस कि ये बचेगी कितनी? आपका गेस बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं बचेगी। हमारे घर में सब बड़े चाव से खाना खाते हैं, तो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। यानी बहुत ऐसे कम दिन होते बच जाता है। ये गया हमारा प्यारा सा अच्छा वाला बीट रूट। इससे पाव भाजी को कलर भी आता है, और कलर से ज़्यादा उसका जो है तो स्वाद भी बढ़िया आ जाता है। कसूरी मेथी हम हमेशा 2 टेबलस्पून यानी 2 पोहे के चम्मच भर के हम कसूरी मेथी डालते ही डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सारी ग्रेवियों का वो इंग्रेडिएंट है।
वैसे डैड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग ग्रेवी प्रीमिक्सेस भी अपने खुद के बना लिए हैं, ताकि 2 ही स्टेप्स में ये जो सब हम खाना बना रहे हो जाए। फर्स्ट स्टेप, ग्रेवी बेस डाल दीजिए, वो प्रॉपर गर्म हो जाएगा, यानी लो सॉटे मोड में उसको बिटवीन 2 and 3 मिनट्स उसको लगते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारे ग्रेवी प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स का जो भी आप ले रहे हो उसका प्रीमिक्स उसमें डाल दीजिए, पानी डालिए, बात खत्म। सारी सब्जियां हमारी जा रही है अभी हमारे न्यूट्रीकुक में, और ये जब कुक होके एक साथ जेल हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि यानी पाव भाजी का स्वाद जो है वो इसके जेलिंग की वजह से ही अच्छे से बनेगा। सोच लीजिए कि अगर आप मुंबई में कहीं चौपाटी पे, वही दूसरे मेट्रो शहर्स में अगर बहुत अलग अलग तरह के जो है तो खाऊ गली हम जिसको बोलते हैं, अलग अलग खाने के उसमें शॉप्स लगते हैं, अगर वहाँ पे जाओगे और पाव भाजी वहाँ पे 1 प्लेट 2 प्लेट लेके खाओगे तो आपको मज़ा आता है। बहुत सारे दोस्त वगैरह होते हैं, बात करते हैं, वही हम सब खाते, मज़ा तो आता है, लेकिन क्वांटिटी हमारे मन की नहीं मिलती है। बाहर 1 प्लेट पाव भाजी आप अगर लेने को जाइए, नॉर्मल से अगर आपने अमूल बटर पाव भाजी अगर ले ली तो कम से कम आपको 120 रुपए की मिलेगी, और 120 रुपए में 1 कप भर के पाव भाजी आपको मिलती है। क्या होगा उससे दोस्तों आपका, वो तो हमारे दांतों के तो कॉर्नर में भी नहीं बैठेगी भाई, उतना तो हमको टेस्ट समझने के लिए क्वांटिटी लगती है। तो घर में बनाइए, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बाहर जाके ऑर्डर देने में जितना समय लगेगा, या फिर आपका जो भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उनको आप लॉग इन करोगे, प्रॉपर होटल ढूंढ के ऑर्डर करोगे, पैसा दोगे, वेट करोगे और तब तक आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में कम से कम 40 मिनट से 60 मिनट लगते हैं, और इससे पहले अगर आती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो भाजी पहले से बनी हुई है, यानी बासी सब्जी आपको दी जा रही है। हमने लीड लगा दिया है और अब प्रेशर का प्रॉपर सेटिंग करके हम हमारी पाव भाजी को प्रेशर से छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा कैमरा आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सेटिंग इसकी प्रॉपरली थोड़ी सी दिख जाए। अलग अलग इसमें ऑप्शंस है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रेशर कुक, और 7 मिनट के लिए, 7 मिनट क्योंकि मुझे वो ज़्यादा स्मूथ पेस्ट चाहिए, और फिर मैंने कर दिया स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको वीडियो चालू करके लगभग 15 मिनट हुए हैं लगभग, तो 15 मिनट में मेरा काम खत्म हो गया। अभी मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, न्यूट्रीकुक खुद का काम खुद करेगा। वो पाव भाजी को कुक करेगा 7 मिनट का, यानी प्रेशर जो है तो बिल्ड करेगा, 7 मिनट का काउंटडाउन चालू करेगा, काउंटडाउन होने के बाद 10 मिनट का वार्म मोड में ऑटोमेटिक ले जाएगा, और 10 मिनट के बाद में हम उसको खोलेंगे। यानी प्रेशर बनने के लिए अगर लगते हैं 2 मिनट, वहाँ से आगे 7 मिनट यानी 19 मिनट्स, और वहाँ से आगे 10 मिनट एनपीआर के यानी 29 मिनट्स, और मोटा मोटी हम उसको पकड़ सकते हैं 30 मिनट्स। तो इसके बाद में इसको लगने वाला है 30 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रीकुक ऐसा है कि आपको यहाँ पे अभी बैठने की, खड़े रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी आप सब कुछ डाल दिया अंदर, अब इसको ऑन कर दिया, ये अपने आप हो जाएगा। आप इसको छोड़िए, इसी तरह से जाके घूम के आइए, कहीं काम है आपको, कहीं शॉप पे जाना है, कहीं दोस्तों के घर जाना है, कहीं पे जाना है, जाके आइए, और जब तक आप वापस आओगे तब तक आपकी पाव भाजी बन के गरम गरम आपको रेडी होगी। गरम गरम इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमारे 7 मिनट होने के बाद हमारा न्यूट्रीकुक ऑटोमेटिकली वार्म मोड में जाता है, तो आप 2 घंटे के बाद में भी अगर आओगे तो आपको गरम ही मिलेगी। ये भाई मेरा स्मैशर, ये होने के बाद जब मैं उसको हमारे लीड को खोलूंगा तो मैं स्मैशर से 2 मिनट में उसको कट करके यानी स्मैश करके ले लूंगा, बस खत्म बात। इस चीज की सिस्टम मन में डालना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी भी चीज को अगर हम सिस्टमेटिकली, अगर हम उसका थिंक करें, सिस्टमेटिकली प्लान करें तो बहुत आसान होती है चीजें। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सारे वीक में आपको क्या सब्जियां बनानी है उसका एक मोटा अंदाज हमको जो है तो सैटरडे या संडे को ही लेना है, और उसी तरह से सब्जियां लानी है। और कुछ वहाँ पे नई अलग सब्जी दिखती है तो वो भी जरूर लाइए, लेकिन उसको प्रायोरिटी से प्लान कीजिए। यानी अगर लीफी सब्जी है तो उसको पहले कर दीजिए। फ्रूट जैसी या स्टेम्स की वगैरह सब्जी है जो जल्दी खराब हो सकती है तो उसको प्रायोरिटी नंबर 2 पे लीजिए, यानी लीफी के बाद में
जो फ्रूट टाइप सब्जी है जो जल्दी खराब हो सकती है उसको ले लीजिए। स्प्राउट्स वगैरह है तो उसको मंडे को आप या फिर संडे को रात में पानी में छोड़ दीजिए और मंडे को उसको बांध के रखिए, या फिर आपको पास स्प्राउटिंग जार है, स्प्राउटिंग का पॉट है तो उसमें डाल दीजिए। तो वो वेडनेसडे या थर्सडे यानी बुधवार या गुरुवार को आपको सब्जी बनाने के लिए आपके पास वो रेडी हो जाएगी। या फिर आपके पास उतना समय नहीं है, या फिर आप समझते हो कि घर में स्प्राउटिंग करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, कोई बात नहीं। आपको 20 रुपीज़ में या 22 रुपीज़ में 200 ग्राम्स ऑफ स्प्राउट जो है तो कोई भी आपको सुपर मार्केट में मिल जाएगा। आते समय कोई भी सुपरमार्केट आपको लगेगा, चाहे रिलायंस फ्रेश बोलिए, चाहे डिमार्ट बोलिए, कोई भी बोलिए, या फिर बहुत सारे जो है तो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो स्प्राउटिंग करके आपको रेडीली करके देते हैं। लेकिन उसका क्या होता है कि आप सोर्स आपका प्रॉपर ढूंढिए, कौन से पानी में उन्होंने स्प्राउट किया है आपको पता नहीं होता है। और आपको पता है कि डैड का भरोसा ज़्यादा, तो बड़े ब्रांड्स पे ज़्यादा भरोसा है आजकल जो मार्केट में हम देख रहे हैं, जो हम अलग अलग यूट्यूब्स के वीडियो आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सोर्सिंग आपका प्रॉपर चुने। अभी कल का जो संडे था, संडे को मेरे दोनों बेटे और हम जो गए थे बाजार में, अलग अलग सब्जियां मिली। आपको कल एक मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, बहुत अच्छा, जो केवल ठंडी में सब्जी बनती है वो आने वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं। चलो उसकी बात तभी करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जगह पे स्प्राउट लेके हरे चने, नहीं हरे चने नहीं, हमारे ग्रीन पीस वगैरह लेके एक शॉप वेंडर, एक लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, और पीस के तरफ देखते ही समझ में आ गया कि ये जो इतना ब्राइट उसका जो उन्होंने कलर दिया हुआ है, कलर के तरफ देख के ही समझ में आ गया कि ये जो है तो उन्होंने आर्टिफिशियल कलर ऊपर से लगा हुआ है। अब क्यों करना भाई ऐसा? अब मैं जिसको जो कॉन्शियस नहीं है, जो इन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है, तो एकदम ब्राइट हरे दिख रहे तो फटाफट ले लो भाई, घर पे जाके उसको मस्त बनाए, ये सोच के वो ले लेगा। और अननेसरी केमिकल हम किसी को खिला रहे हैं ना, यानी हम तो विष ही एक तरह से खिला रहे हैं। विष ही तो हुआ ना, और क्या हुआ? पॉइजन ही हुआ। वो आपके अंदर जाके आपके बॉडी को वो हार्म करेगा तो उसको तो हम पॉइजन ही बोले, और क्या दूसरा नाम दे सकते हैं भाई उसका? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने भी जागरूक रहना चाहिए कि इस तरह की सब्जियां हमने वी मस्ट नॉट परचेस। अब देखिए, लीफी सब्जियां अगर है, ये वेंडर सुबह आके बैठते हैं, यानी 7 साढ़े 7 बजे सुबह जनरली आके उनका जो भी शॉप है जहां पर भी वो लगाना है वो लगा के वहां पे बैठ जाते हैं। लीफी सब्जियां ओपन एयर में अगर उसको हम उसके ऊपर उन्होंने पानी डाला या फिर नहीं भी डाला तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के बाद में वो सूखनी चालू हो जानी चाहिए। अगर वो सूखती नहीं है, आपको थोड़ी सी ड्राई या पुरानी पुरानी नहीं दिखती है, तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और दया को चाहिए कि अच्छे से ध्यान दो और खुद पे दया करो, और ऐसी चीजें इस तरह के वेंडर से मत लीजिए। परसों मैं घूम रहा था, शाम में मंदिर में गया था मैं, तो मंदिर में जाते समय कहीं पे ग्रीन सब्जी का एक छोटा सा व्हीकल आके खड़ा हुआ था, और शाम में मैं यानी देख के उसका जो माहौल है वहां पे देख के तो समझ, क्योंकि बाजू में भी बहुत कुछ पड़ा हुआ था, वो देख के समझ में आ रहा था कि कम से कम 3-4 घंटे तो उसको हो गए होंगे, यानी वो आफ्टरनून में आया होगा। तो आफ्टरनून में बंदा आया और शाम तक लीफी वेजिटेबल्स का उसने उस व्हीकल में जो है तो सारा सजा के रखा, तो शाम तक तो लीफी वेजिटेबल यानी जो ग्रीन वेजिटेबल होती है वो तो सूख जानी चाहिए, वो तो जैसी ओल्ड ओल्ड टाइप लगनी चाहिए। लेकिन नहीं, शाम में भी बहुत ज्यादा फ्रेश वो लग रही थी। हो सकता है क्या ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो जो इवेंचुअली फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स रॉट होना या फिर थोड़ा ग्रीन, थोड़ा डल होना चालू होती है, तो उसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं की है, ऐसा हम समझ सकते हैं। कितनी भी आपको टेम्पटेशन हुई कि भाई बहुत मस्त ग्रीन सब्जियां दिख रही है, बिल्कुल खेत से मैंने अभी अभी उठा के लाई है वगैरह वगैरह वगैरह, तो खुद के ऊपर दया कीजिए और इस तरह के जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए लेने के लिए। नोन आपका वेंडर होना चाहिए। जैसे मेरे सोसाइटी में एक बंदा आता है और हमको पता है वो कहाँ से सोर्स करता है, और वो बंदा सोसाइटी में ही एक फ्लैट में हमारा रहता है, और जाके जो है तो सुबह एक बड़ी सी मंडी लगती है यहाँ पे, जिसमें सुबह बड़ी क्वांटिटीज़ में खरीदी बिक्री होती है यानी सब्जियों की, वहाँ से वो लाता है। और हमने उसको क्लियर कट बोला हुआ है, भाई 2 रुपए आप दूसरों से हमसे ज़्यादा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मार्केट में 20 रुपए
का एक बंच अगर समझ लीजिए पालक का आता है तो आप 25 रुपीज़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके ऊपर हमको कोई किमया, जादूगिरी, मैजिक उस पर नहीं चाहिए, तो बराबर से करके देता है। अब भाई मेरे पास एक, अभी तो मैंने दूध बंद कर दिया वैसे, क्योंकि दादा अभी क्या है कि उसका जॉब शुरू होने की वजह से वो उसके जॉब के पास 4-5 दिन उसको पीजी में रहना पड़ता है, तो वहाँ पे वो रहता है। तो जब वो दूध आता था तो नीर गाय का दूध आता था, जिसको A2 कंटेंट ज़्यादा, आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में। तो वो भी मेरा दूध का जो सोर्स था वो मेरा भरोसे का था। जैसे मार्केट में क्या है, अगर आप पैक दूध, अगर आप कोई भी अच्छे वाले ब्रांड का अगर आप लाओगे तो 38 रुपीज़ का आधा लीटर आपको मिलता है, यानी मोटा मोटी समझ लीजिए 76 रुपीज़ वगैरह, या फिर 80 रुपीज़, ऐसा हम समझ लेंगे कि 1 लीटर का दूध हमको आता है। गाय का अगर दूध लेते हैं तो थोड़ा कम रेट होता है उसका। ये बंदे को गाय का दूध होने के बाद में भी, पश्चात भी, हमने उसको बोला हुआ था, यानी हमारा डिसीजन यह हुआ था कि ही विल सेल मी दैट मिल्क 90 रुपीज़ पर लीटर। तो मेरे पास परफेक्ट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 90 रुपीज़ में राजी खुशी उसको देता था। उसके बदले में मुझे ये अश्योरेंस था कि वो जब दूध निकालेगा तो गाय को कोई भी, यानी आजकल इंजेक्शन दे के वगैरह, हार्मोन्स का इंजेक्शन दे के गाय से ज़्यादा दूध वगैरह निकालने का प्रघात है, वो उसका कुछ भी नहीं करेगा वैसा। दूध में पानी नहीं डालेगा और ना ही दूध का अडल्ट्रेशन करेगा। आपको पता है यूरिया दूध में डाला जाता है, कुछ लोग जो सोडा होता है, यानी वॉशिंग पाउडर होती है, वो भी दूध में डालती है, ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में डिग्री कहा जाता है, यानी उसकी डिग्री बढ़ जाए वगैरह, या फिर वो उसकी लाइफ बढ़ जाए, शेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ जाए, इसके लिए इस तरह के अडल्ट्रेशन करते हैं। तो इस बंदे को हमने बात करके क्लियर कट किया था कि अडल्ट्रेशन नहीं होगा। हमने जो अडल्ट्रेशन चेक करने का जो टेस्टिंग किट होता है वो भी हमने सोसाइटी में हमारे ला के रखा था, और रैंडमली किसी भी दिन उसको बिना बताए हम जो है तो दूध यानी चेक करते थे। और जब तक मैं दूध लेता था, अभी भी उसका दूध चालू है, तब तक कभी भी हमको अडल्ट्रेशन उसमें नहीं दिखा। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा पैसा, अगर 2 पैसा ज़्यादा भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको प्योर और अच्छी चीज़ आपको उसके बदले मिलनी चाहिए। आज आप 10 रुपये सेव करने के लिए जाओगे, लेकिन जो प्रॉब्लम होगा आपके पेट के ऊपर, तो वो तो आप सह नहीं पाओगे। अब ये मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, कुछ साल पहले दोस्तों मुझे जो है तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना चालू हुई, और डॉक्टर के पास गया, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह चालू किए, फिर तुलसी का बीज, ये वो जो नॉर्मल घरों में सब होता है कि दही खाओ, फिर छाछ पियो, ये करो वो करो, आप ज़्यादा स्पाइसी मत खाओ वगैरह। वैसे भी डैड को स्पाइसी पसंद है, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी डैड को भी पसंद नहीं है, नहीं खाते थे, वो भी बंद कर दिया। फिर भी मेरी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बंद नहीं हुई, तो फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड से मैंने चालू किया। सबसे पहले तो क्या है कि सुबह सुबह जब कोई भी उठता है तो कॉफ़ी तो ज़रूर लगती है। फिर दूध की कॉफ़ी बनाई जाती थी, दूध के अलग अलग व्यंजन हमारे घर में बनाए जाते थे। ये जो वाला मैं वेंडर बोल रहा था आपको, वो नहीं था, कुछ अलग बंदा था तब। तो एलिमिनेट करते करते मैंने एक दिन दूध एलिमिनेट कर दिया, खाना मैंने बंद कर दिया, दूध को कंज्यूम करना मैंने बंद कर दिया, और मैजिकली उसी दिन से मेरा पेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी नेचुरल है कि उसमें वो कुछ ना कुछ डालना। अब दो ही चीज़ें ज़्यादा जो डाली जाती है दूध में, एक होता है यूरिया, एक होता है वॉशिंग पाउडर। तो ज़्यादा हमको शक यूरिया का, लेकिन उससे मतलब ज़्यादा बहस करने में कोई मतलब नहीं था। भाई ज़िंदगी अपनी है, बॉडी अपनी है, तो ख़त्म करो। उसको मैंने बुलाया, उसका जो हिसाब क्लियर किया, जयराम जी का, बोला भाई नहीं चाहिए दूध आज से, हमारा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे उसको डिप्लोमेटिक रीज़न करके उसको भगा दिया और दूध बंद कर दिया। मेरी लाइफ का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब सोचिए अगर यही दूध में कंटिन्यू करता तो कुछ भी हो सकता था, अल्सर हो सकता था, और ऐसी चीज़ से कार्सिनोजेनिक भी होती है, यानी कैंसर वगैरह भी ऐसी चीज़ों से होता है। और कुछ बहुत सालों पहले डैड को जो है तो जॉन्डिस हुआ था, काविड हुआ था, यानी तो पहले ही यानी अंदर का मामला थोड़ा सा गड़बड़ था। चलो मेरा काउंटडाउन चालू हुआ यहाँ पे, 7 मिनट का प्रेशर बिल्ड हो गया है और 7 मिनट वो काउंटडाउन करेगा। तो क्यों है नहीं, अगर आपको पता है 2 पैसे आप ज़्यादा दे सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी हो सकती है किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको यानी महंगा जो दूध आता है वो अगर नहीं पड़ता है, नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 लीटर लेते हो, आधा लीटर लीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन क्वालिटी खाइए। नहीं ले सकते आधा लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध बंद कर दीजिए, मत लीजिए दूध।
यानी मैंने सुना था ये अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम तो इतना गहरा है, इतना सीरियस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है तो कुछ जजमेंट्स वगैरह दिए थे कि अडल्ट्रेशन के खिलाफ बड़ी मुहिम चलनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून उसमें लाना चाहिए। आया नहीं आया मुझे पता नहीं, या फिर आने के बाद में भी क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उस कानून को, उस लॉ को। आई हैव नो आइडिया एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि हमको पता है हमने अगर खुद केयर की, कुछ हमारे लाइफ को हमने कुछ वसूल लगाए, कुछ प्रिंसिपल लगाए, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से जो तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। बाहर से ये मुझे एक चीज़ की बहुत और भी यानी चिढ़ आ जाती है। तो जो गिनते हैं वेंडर्स जो गिनते हैं, तो उसमें तो जिसको हम मराठी में बोलते हैं काटा मार लेते हैं, यानी कम गिन जाता। आपको दिखता है वो तो 500 ग्राम्स हो गया, 250 ग्राम्स हो गया, लेकिन एक्चुअली में आपको 50 ग्राम 40 ग्राम कम ही आपके पास आता है। तो अच्छा है इसे कि जो नॉन जो बड़े जो ये मेरा खुद का, मैंने खुद के लिए लगाया हुआ प्रिंसिपल है कि भाई मैं सब्जियां लाऊंगा तो जो बड़े सुपरमार्केट है, यानी यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ तो चारों पाँचों सुपरमार्केट, रिलायंस फ्रेश भी है, आपका डीमार्ट भी है, आपका डीमार्ट भी है, टाटा का भी, यानी बहुत सारे इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कहीं से भी जाके आप ला सकते हो। तो मैंने भी वही किया फिर, और तब से क्या है कि हमको शांति होती है कि वे चीज़, उनका सोर्सिंग का एक मैकेनिज्म है, क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो एक शांति होती है कि एक कॉन्फिडेंस होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना हो इस तरह से। और उसमें भी आप आपके आंखें खुली रखो, ये नहीं कि बड़े सुपरमार्केट से आपने कुछ ला लिया यानी सब वो अच्छा ही होगा, बिल्कुल नहीं। उसका क्लीनिंग आपने जरूर जरूर करना है। जब आपके हाथ में आएगा, आपके घर में आएगा, तो बहुत सारा पानी डाल के, अगर आपको ज़्यादा कुछ लगता है तो उसमें नमक डाल के, और उससे भी ज़्यादा लगता है तो आप पानी गर्म करो, उसमें सब्जियां बॉईल कर लो, उससे भी क्लीन करो। तो वो भी, ये सारी चीज़ें को आपको जो है तो ध्यान रखना है। भाई बच्चे घर में होते हैं, एक आधे बार बड़े तो सह जाए, लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ें सह नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। काउंटडाउन हो रहा है दोस्तों, अभी 4 मिनट ही बाकी है इसको, और इसके बाद में हमारा 10 मिनट का नेचुरल प्रेशर रिलीज होगा। आपको पता है ऐसा ये जब चलता है तो अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसके सामने जो है तो थोड़ा अटेंड कर रहा हूँ उसको मैं। लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जब यूट्यूब में मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, तो मैं खड़ा नहीं रहता था, खत्म करो, चालू करो, निकल जाओ, ये बंदा अपना अपना काम कर लेगा। कुछ ही दिन पहले की बात है दोस्तों कि सुबह मेरा जो बड़ा अपना जो भैया है, दादा है, उसका मॉर्निंग का शिफ्ट होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock उसका काम चालू होता है। ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में वो काम करता है, ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग में। तो उठ गया, और मेरा मेरा काम जो है तो 3 बजे चालू होता है। मेरा भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन मेरे ऑफिस का टाइम थोड़ा सा अलग है, 1 घंटा लेट चालू होता है मेरा। तो 3:30 बजे भाई दादा मेरे पास आता है। अब वर्क फ्रॉम होम ही हमको ज़्यादा करके, यानी उसको 2 दिन होता है, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम ही होता है। तो 3:30 को मेरे पास आता है, बोलता है डैडी भूख लगी। अब 3:30 को यानी क्या बनाया, तो आपको पता है हमारे पास है रोटीमेटिक, हमारे पास है न्यूट्री कुक, तो स्प्राउट्स कुछ पड़े हुए थे, हमारे पास बैटर है, तो यानी जिसको ग्रेवी बेस बोलते हैं। तो मैंने फटाफट 1 कप ग्रेवी का जो बैटर है वो हमारे न्यूट्री कुक में डाल दिया। हमारे स्प्राउट्स को फटाफट धो लिया, वो भी उसमें डाल दिया, कुछ बेसिक से मसाले डाले, 1 कप पानी डाल दिया, और चालू कर दिया न्यूट्री कुक 5 मिनट के लिए, नहीं 6 मिनट के लिए। और इधर मैंने तभी रोटीमेटिक चालू कर दिया, उसके 5 रोटियां मैंने रख दी। तो कुल मिला के 20 मिनट में सुबह अच्छी एकदम जो सब्जी थी स्प्राउट वाली, हाई प्रोटीन वाली, इससे क्या चाहिए, बटर वटर डाल के उसको सब रेडी 20 मिनट में मिल गई। तो ये होता है जब आप यंत्र तंत्र और मंत्र इस्तेमाल करते हो तो कोई टेंशन नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो क्या करता, सुबह सुबह कुछ बिस्किट खा ले, कुछ सैलड अगर पड़ा हुआ तो वो खा ले, या फिर चाय पियो, कॉफ़ी पियो, इस तरह की कुछ ड्राई चीज़ें वो खाते बैठो, यानी प्रॉब्लम। तो आपके पास यंत्र तंत्र मंत्र है तो कोई टेंशन नहीं। आपको रात में 3 बजे क्या, रात में 2 बजे 12 बजे कभी भी आपको याद आई, फटाफट जो है तो ताज़ा ताज़ा बनाइए और खाना चालू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। 1 मिनट 30 सेकंड्स तक आ रहा है भाई, यानी हमारा पूरा जो कुकिंग का जो प्रोसीजर है तब खत्म हो जाएगा, बाद में NPR में चला जाएगा वो।
आपने देखा होगा दोस्तों, इनिशियल 15 मिनट में मेरी उसमें मेहनत खत्म हो गई। उसके बाद में मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी अभी, बाकी वो सब अपने आप कर लेगा। ये मेरा मिशन है, जब से मैंने खाना बनाने की घर में जो है तो जिम्मेदारी मेरे पास आई है, तो मेरा तो ये था कि भाई इन्वॉल्वमेंट कम कर दो उसकी। नज़ाकत जिसको बोलते हैं, यानी उसकी जो आर्टिस्टिक जो फीलिंग है खाना बनाते समय, वो कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो वो मेंटेन करते समय टाइम जो है ज़्यादा भी नहीं लगना। तो आई कैनॉट स्पेंड 1.5 आवर 2 आवर्स इन किचन, दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। 1.5 2 घंटा मैं किचन में खड़ा रहूँ, सब करूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारे इंगेजमेंट्स हैं मुझे, ऑफिस का काम होता है, और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आफ्टरनून 2 बजे तो डैड को एकदम यानी नींद खा जाती है डैड को, यानी आंखें उसके बाद में ओपन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। आंखें बंद करो तो 5 मिनट में मैं नींद में चला जाता हूँ। तो ऐसा अगर शेड्यूल है, वर्किंग शेड्यूल, और यहाँ पे 4 लोगों की खाना बनाने की अगर जिम्मेदारी है, और उसमें मैं हर दिन अगर 1.5 2 घंटा मैं डालते बैठूँ, दो, वो भी 2 समय, यानी एक समय मुझे नहीं पसंद है, और उसके उपरांत उसकी तैयारी वगैरह करने के लिए फिर मैं भी कहीं इतना सारा टाइम मैं दे दूँ, तो वो तो मुझे नहीं पड़ेगा, उतना टाइम मेरे पास है नहीं। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स हैं, मेल्स भी सिंगल पेरेंट है, जो आजकल बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है कि 2 लड़कियां थी, सिंगल जो फादर है उनका, यानी उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो फादर ने लड़कियों की जिम्मेदारी ली, उनको उसने बड़ा किया। कुछ फादर्स ने लड़के थे या लड़का लड़की थे, उनकी जिम्मेदारी बड़े की, और फिर फीमेल्स है, बहुत सारे फीमेल्स है, अगर उनको इंडिविजुअली अगर उनके किड्स को बड़ा करना है, तो भाई खाना भी बनाए, जॉब को भी जाए, ये भी करे, इतना सारा होता नहीं है ना। और नीड्स भी बहुत सारी है लाइफ की आजकल, जितनी सैलरी आपकी बढ़ी उतनी, यानी आपकी रिक्वायरमेंट नीड्स भी उतनी बढ़ती है, यानी नीड्स को तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इतना टाइम कहाँ हम स्पेंड करना पॉसिबल है, कर भी लेते हैं, यानी कुछ फीमेल्स और मेल्स, यानी सच में उनको मैं नमन करता हूँ। मेरे माता जी का भी उदाहरण है, और जब ये जिम्मेदारी मेरे वाइफ के पास थी, तो मैं मेरे वाइफ का भी मैं काम देखता था सुबह सुबह उठ के, यानी मुझे तो याद नहीं है कि मैं पहली मेरी शिफ्ट 7 बजे हुआ करती थी, कहीं मैं जाता था इंडस्ट्रियल एरिया में, तो मेरी वाइफ जो है तो फिर 5 o'clock को बिल्कुल वो बेड से बाहर आ जाएगी, फिर थोड़ा क्लीनलीनेस है वो सब करके खाना बनाने के लिए लग जाएगी। तो मुझे तो याद नहीं कि कभी मुझे यानी बासी टिफ़िन मुझे लेके जाना पड़े, वो बिल्कुल मुझे याद, लेकिन क्यों करना उन्होंने भी। माता जी का मैंने देखा, वो टीचर थी, और बहुत सारा उनका व्यासंग भी था, पढ़ती थी, लिखती थी, और उतना सब करके भी किचन में 1.5 1.5 2 2 घंटा वो खड़े रहती थी। तो मेरा मिशन ये है भाई, बिल्कुल खाना तो घर का ही बनना चाहिए, स्वादिष्ट बनना चाहिए, और क्लीन बनना चाहिए, लेकिन मेरा मिशन ये है कि जो एंगेजमेंट है खाना बनाते समय, वो एंगेजमेंट कम हो जाए। 15 मिनट से ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ फेस्टिवल का खाना है, कुछ अलग आप 2 या 3 डिश के ऊपर आप कुछ एक दिन में बना रहे हो, तो आपकी एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ जाएगी उसमें, यानी उसका कोई यानी सोल्यूशन नहीं। आपने एक मेरा परसों का वीडियो देखा होगा, जब दादा ने पूजा लगाई थी, तो उसके लिए हमने पूर्ण ब्रह्म थाली तैयार की थी। तो उसका तरीका फिर हमने ये निकाला था कि एक हमने इंडक्शन लगा दिया, न्यूट्री कुक लगा दिया, न्यूट्री कुक में 3 व्यंजन थे, यानी एक पतली सब्जी थी ग्रेवी वाली, उसमें ही दाल थी, उसमें ही पॉट इन पॉट तरीके से हमने राइस लगाया हुआ था, रोटी मेकर रोटीमेटिक हमारा रोटियां बना रहा था, और इंडक्शन के ऊपर हमने पहले ड्राई सब्जी बनाई, और वो होने के बाद में फिर हमने खीर बनाई। और मेरे पास और एक इंडक्शन अगर होता, हमारे पास एलपीजी का ये स्टोव भी है, लेकिन हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं करते, तो और अगर एक आधा इंडक्शन होता तो बाजू में मैं खीर बनाना चालू कर देता। तो मल्टीटास्किंग करके मुझे कुल मिला के उतना ही समय लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। अब एक इंडक्शन था तो वो करते समय मुझे 25 मिनट्स लगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि 25 मिनट्स एफर्ट्स करके हमने 6 लोगों का खाना बनाया, और वो भी जो है तो एक ग्रेवी वाली सब्जी, राइस, दाल, और खीर, एक ड्राई सब्जी, और 6 लोगों के लिए रोटियां, अगर ये हमने सिर्फ 25 मिनट्स के एफर्ट्स में हमने इतना सब कुछ बनाया, यह अगर विश्वास आपको नहीं हो रहा है तो आप देखिए, पीछे जाके मेरा वीडियो देखिए कल परसों का, उसमें आपको, और मैं अनकट वीडियो डालता हूँ, ऐसा नहीं कि उसमें कोई कट होते फिर मैं रुक गया, फिर से मैंने बनाया, फिर बिल्कुल नहीं, ये सारे वीडियोस अनकट होते हैं। अगर गलती तो गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन सामने वालों को समझ में आता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, यानी कोई उसमें
खेल नहीं हो रहा है कोई उसमें, यानी मैं एक फ्रेम बता रहा हूँ और उसके बाद में 2 मिनट मैंने पॉज करके और कुछ ले लिया, नमक मैंने स्टाइल से डाल दिया, तो इतना सारा वो सब अपने पास नहीं होता है। जेन्युइन ये बनेगा और इसके बाद में ये खाया जाएगा। खाने के लिए हम कुल बनाते हैं। अब परसों के खाने से हमने और एक चीज़ चालू की है दोस्तों, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी हम खाना बनाएंगे, फुल खाना बनाएंगे, तब वो हम 6 लोगों के लिए बनाएंगे। तो 4 लोग घर के हैं और 2 लोग, यानी एक हमको बाहर जाने के बाद हमको कोई भी जो नीडी बंदा मिलता है, दिखता है कि जो यानी खाने का प्रॉब्लम है, तो उसको हम जो है तो दे के फटाफट वहाँ से निकल जाएंगे। और एक पोर्शन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे विठल भगवान का मंदिर है, तो मंदिर में वो प्रसाद हम लेके जा सके। ये मेरी कोशिश है। मैंने जो है तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली कर पाऊँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने की मैं कोशिश करूँगा। हाँ, 2026 में आपको पता है हमको 100 अलग अलग रेसिपीज़ बनानी है। यानी भारत देश हमारा इतना विविधता से भरा हुआ है, तो जब मैं सोचने बैठा था कि क्या मैं सच में इतना सारा बना पाऊंगा, तो बिल्कुल, यानी जब मैं लिस्ट बनाते गया तो मुझे 100 क्या, मुझे लगभग 450 लगभग मैं रेसिपीज़ को मैं सोच के बैठा हूँ। तो उसमें कि केवल 100 ही हम अलग अलग बनाएंगे, और 100 अलग ऐसे बनाएंगे कि वेरिएशन नहीं होगी उसकी, यानी बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। जैसे अगर आज हमने पाव भाजी बनाई है, तो ये 100 डेज के चैलेंज में, 100 रेसिपीज के चैलेंज में फिर से हम पाव भाजी नहीं बनाने वाले। आज अब उसका नंबर खत्म हो गया पाव भाजी बना के। जैसे पूर्ण ब्रह्म थाली हमने बनाई, जिसमें एक ग्रेवी वाली सब्जी थी, एक ड्राई वाली सब्जी थी, खीर थी, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें थी, दाल और चावल भी था। तो फिर से 100 डेज के चैलेंज में पूर्ण ब्रह्म थाली नहीं आएगी, नया कुछ आएगा। और अभी तो हम महाराष्ट्र में ही हैं, हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी जाने वाले हैं, हम और डीप नदर्न पार्ट में भी जाने वाले हैं। उत्तर पूर्व जो हमारा भारत है वहाँ पर बहुत एकदम आ से तो हिमाचल, सब तरफ जाके हम अलग अलग थालियाँ, अलग अलग खाना, अलग अलग व्यंजन हम सब बनाने वाले हैं 100 डेज में। और खा के हम भी एंजॉय करेंगे, और आशा करता हूँ कि देख के आपको भी मज़ा आ जाएगा उसमें अलग अलग रेसिपी बनाते समय। और कोशिश कीजिए कि आप भी रेसिपीज़ बनाएं। अगर आपको लगता है कि इतना सारा खर्चा क्या आप कर पाओगे, यानी ये जो सारे मैंने यंत्र लिए हुए हैं, रोटीमेटिक लिया, न्यूट्री कुक लिया, या फिर इंडक्शन तो पहले से ही मेरे पास था, डिश वॉशर वगैरह बहुत सारे घरों में होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने अभी लिया है कुछ महीने पहले। इतना सारा लगभग 2-2.25 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या ये वर्थ है? तो बिल्कुल वर्थ है दोस्तों ये। यानी देखिए मेरा कितना समय बचता है। यानी आज ही दोपहर की बात है, कल हमारे जो क्लीनिंग के लिए जो हमारी एक लेडी आती है घर क्लीनिंग के लिए, वो नहीं आई थी। तो ये उसके लिए हमने रखा हुआ है कि वॉशिंग जो हमारा डिश वॉशर है उसके पॉट्स, क्लीन वाले पॉट्स वो निकाले और अपनी जगह पे रख दे, और जो दूसरे वाले किचन सिंक में या फिर हमारे अलग ट्रे में जो हमने रखे हुए दिन भर के, फिर वो डिश वॉशर में उसको लगा दे। ये उसका काम था। लेकिन वो कल नहीं आई, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आई तो 10 मिनट में मैंने फटाफट जो है तो निकाल के अपनी जगह पे रख दिया, और जो दूसरे बर्तन है वो डिश वॉशर में लगा दिए। अब उसके पहले तो लगता था भाई डिश वॉशर में कैसे बैठेंगे, प्रॉपरली इसको इस तरह को रखो या उस तरह से रखो, या ठीक तो होगा ना चालू, तो ये सब स्ट्रेस पहले था। लेकिन अभी आदत हो गई है, और अच्छे से, यानी मैं जो डिश वॉशर 14 प्लेस का मैंने डिश वॉशर लिया हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि 5 से 6 आदमियों का, यानी मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का जो बर्तन तैयार होंगे खाना बनाने के बाद और खाने के बाद, उसमें वो बढ़ जाते हैं आराम से। उस तरह से आप बिल्कुल, आपका सेट जो है ऑटोमेटिक बन जाता है। यानी बड़े जो डिश है, बहुत बड़े, वो डिश वॉशर में नहीं बैठते, उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल बिठा, वर्टिकल नहीं बैठते तो हॉरिजॉन्टल बिठाना पड़ता है। तो इवेंचुअली हमने क्या किया, हमारे पास जो कॉर्नर से, उसके बड़े वाले कॉर्नर ना होके छोटे वाले कॉर्नर के हमारे पास डिशेस ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो बड़े वाले कॉर्नर की हमने रख दी, छोटे वाले कॉर्नर की हमने निकाल ली। साइज़ उतनी ही है और डिश वॉशर में अच्छे से बैठती है वो। स्पून्स हमको थोड़े कम हो गए थे, हमको फिर से जो है तो हमने फिर और 3 डजन स्पून लाए, उसका भी एक सिस्टम बना दिया। बाजू में एक पॉट रखा, तो जो भी स्पून लेगा स्पून इस्तेमाल करो, उस पॉट में रख दो। पॉट में यानी स्टील का है, उसमें पानी ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से फिर सिस्टम ऑटोमेटिक लग जाती है। सिस्टम लगती है तो फिर लाइफ जो है तो आसान हो जाती है। बच्चों को भी हमने डिसिप्लिन लगानी चाहिए भाई। यानी मन तो यही होता है कि भाई बच्चों को डिसिप्लिन मत करो यार, खुद वो समझ के खुद से खुद सब करो। आते समय लाइट बंद कर दो,
पानी का नल अच्छे से बंद करो, बर्तन अगर लिया है तो जगह पे रखो, पानी पिया है तो ग्लास जो है तो अपसाइड डाउन करके रखो, या फिर धो के जो है तो प्रॉपर जगह पे रखो। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाए ऐसा पेरेंट्स को लगता है, और डैड को भी वो लगता था, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं। जब हम बच्चे थे हम भी ऐसा ही करते थे, यानी हम कोई केयर नहीं करते थे। हमारे जो पेरेंट थे फिर वो भी हमको जो है तो समझाते थे, और कभी कभी प्रसाद भी दिया करते थे। तो एक जब सिस्टम लग जाती है तो इवेंचुअली फिर बच्चों को भी आदत लग जाती है। अब मेरे मेरे दोनों भी बच्चे, उनको भी अभी आदत लग गई है। तो वो भी बीच बीच में वो भी थोड़ा सा लूज पड़ जाते हैं, लेकिन फिर क्या है कि कभी समझ लेना है, कभी खुद कर देना है, कभी बोलना है, कभी तो ऐसा कर करके सिस्टम को जो है तो प्रॉपर, आप मैनेजर हो करके, डैड हो आप, मैनेजर हो आप, मदर हो मैनेजर हो आप, बड़ी सिस्टर हो, बड़े ब्रदर हो आप, घर के जो भी आप लीड करते हो तो आप मैनेजर हो। तो थोड़ा समझ के लीजिए, थोड़ा डांटिए, थोड़ा बोलिए, थोड़ा खुद करिए, ऐसा करके जो है तो सिस्टम आगे चलाइए। अब जब मैं यानी किचन में मेरे जब जाता हूँ या फिर बेडरूम में, जहाँ पर भी मैं हॉल में अगर जाऊँगा, तो सब चीज़ें जगह पे है, क्लीनलीनेस है, ये देख के बड़ा सुकून मिलता है। तो यह जो डिसिप्लिन है ऑटोमेटिकली वो हमारे कल्चर का जो है तो पार्ट बन जाते हैं, और बननी भी चाहिए क्लीनलीनेस। तो उसमें से ही हमारा ये निकल के आया कि एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स ओन प्लेस। जब डैड प्रोफेशनल कंसल्टेंट थे कहीं पे, सप्लाई चेन के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए ऑडिट करते थे, वगैरह सब ऐसे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, तो वहाँ से ये सारे कंसेप्ट आए हुए हैं। पता है, जो आपके जो व्यूअर्स है जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, उनको तो ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि अगर प्रोफेशनली चीज़ें मेंटेन करनी है तो ये सारे प्रिंसिपल जो है तो लगाने पड़ते हैं। देखिए कितनी सारी हमने बातें कर ली, यानी मैं काम तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, काम न्यूट्री कुक अपना अपना काम कर रहा है, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी काम नहीं है उसमें। आपको पता है विसल कैसे निकालते हैं? प्रेशर एक बार थोड़ा सा पुश करके देखिए, और बाद में पूरा पुश कर दीजिए, ताकि सारी जो उसकी भाप है वो पूरी निकल जाए। यहाँ पे आपने दोस्तों केयर लेनी है, क्योंकि भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गलती से भी आपके हाथ के ऊपर वो नहीं आना चाहिए। और अभी हम स्मैश भी करने वाले हैं पाव भाजी को, तो वो करते समय भी आपको एक्सट्रीम केयर लेना है। आपके पास अगर ग्लोव्स है किचन वाले, तो वो आप ज़रूर उसका उपयोग कीजिए, ताकि गर्म जो छींटे सब्जियों के जो आपके हाथ के ऊपर ना आए, आपको छाले ना आए। स्मैशर जनरली छोटा होता है, मेरे पास छोटा है, बड़ी भी मिलते हैं मार्केट में, मेरे पास छोटा है, तो थोड़ा केयर करके उसको इस्तेमाल करना पड़ता है भाई, उपयोग को करना पड़ता है। अगर आप फटाफट करने को जाओगे तो फटाफट आपके हाथ के ऊपर भी आ जाएगा और प्रॉब्लम होगा। लीड ओपन करने का तरीका मैंने काफ़ी समय बताया है। लीड ओपन करके वर्टिकली उसको ऊपर नहीं लेना है 90 डिग्री में, उसको स्लांट तरीके से यानी थोड़ा थोड़ा डिग्री आप उठाइए, आपकी तरफ की जो आपके साइड की जो लीड की जो बाजू है उसको वैसा ही टच कीजिए, अपोजिट साइड की ऊपर कीजिए, ताकि भाप जो है आपके अपोजिट साइड से ऊपर निकल के चली जाए। देख लीजिए फिर से एक बार, कुछ इस तरह से हमने उसको ओपन करना है। एक तरफ से इस तरह से आप ओपन करो, इंश्योर करो कि भाप पूरी निकल गई है। उसके उपरांत आप लीड को बाजू में रखिए। अगर आप देख पा रहे हो तो उसका जो उबाल है अभी भी चालू है, आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए वो अभी भी उबल रहा है, क्योंकि इस पॉट का जो यानी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बंद भी अगर उसको करके रखोगे तो हीट कंटेन होती है, अलग से आपको कुछ करना ज़रूरत नहीं होता है। बहुत केयर करना है भाई जब आप स्मैश कर रहे हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हाथ के ऊपर आता है तो ये होगा कि हम यानी करने को गए एक और होगा दूसरा ही। कोई घाई मत कीजिए, आराम से उसको स्मैश कीजिए। आपको अगर दरदरा पसंद है, यानी जिसको खड़ा पाव भाजी बोला जाता है, खड़ा यानी
पूरी तरह से अच्छी उसकी पेस्ट नहीं बनी है, उसमें सब्जियों के जो टुकड़े हैं उसी तरह से थोड़े थोड़े टुकड़े रखे जाते हैं, यानी इंटेंशनली डेरिवेटिव उसको पूरा पेस्ट नहीं किया जाता। अगर इस तरह से आपको चाहिए तो कम स्मैश करो। अगर आपको, अरे बाप रे, भाप हाथ पे आ रही है दोस्तों मेरे, लगता है मुझे अभी बड़ा जो उसकी लंबाई ज़्यादा हो इस तरह का स्मैशर एक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम स्मैश, हमको लगता है फ्रिक्वेंटली हम स्मैशर का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो आपको सरप्राइज सब्जी आने वाली वीडियो में आपको एक देखने को मिलेगी, जो केवल ठंडी में बनती है और ठंडी में उसका स्वाद आता है, और उसका भी एक बड़ा एकदम रिचुअल है उस बनाने का, बिल्कुल उस रिचुअल के साथ हम बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो कहने का यानी कुल मिला की बात ये थी कि उस सब्जी में भी हमको स्मैशर लगता है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है तो ये तो गलत है भाई। एक तो मुझे ग्लो भी लाना पड़ेगा और एक बड़े डंडी वाला यानी लंबाई वाला स्मैशर भी हमको एक लाना पड़ेगा। स्मेल जो आ रहा है दोस्तों, इसका अरोमा जो आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना टेम्पटिंग अरोमा है एकदम, यानी जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग, एकदम स्वर्ग। मुझे लगता है, ओ माय गॉड, होल्ड कीजिए। जिसका डर था वही हुआ, हाथ पे मेरे एक छींटा आ गया गरम। कोई बात नहीं, मराठी में हम एक कहावत है हमारी, आधी हाथाला चटके मग मिळते भाकर, मीन्स पहले तो हमको हाथ को चटका लगता है, उसके बाद में फिर हम भाकरी जो है तो खा सकते हैं। कहावत है, उसके यानी पैराफ्रेजिंग है वो, उसका अलग अलग मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक ठाक तरीके से स्मैश हमारी सब्जी हुई है। इसके उपरांत हमारा अभी एक ही काम बचा है, उसको प्लेट में लो, उसके ऊपर प्याज डालो, नींबू डालो, बटर डालो, और थोड़ा ज़रूरी क्या है इसमें, हमारी कोथिंबीर यानी हरी हरी उसका गार्निशिंग करो मस्त से। उतना ही बाकी है, और उसके उपरांत बिल्कुल खा जाओ, दिल लगा के मन भर के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कंपेयर, कभी आपको हम और आप मिलके कंपैरिजन करेंगे कि हमको ये बनाने के लिए खर्च कितना आता है, और बाहर जाके जो हम खर्च करते हैं 120 रुपीज़, क्या वो हमको परवड़ता है, वो पड़तल में रहता है, या फिर ये हमको सस्ता पड़ता है, और अगर सस्ता है या फिर महंगा है तो कितना है, इसका हिसाब हम कभी बिल्कुल आप और मैं मिलके ज़रूर कभी बनाएंगे हम। ये स्पेशली पाव भाजी के लिए भैया ये हमारी प्लेट है, और इसमें क्या है कि छोटे खाने में, दूसरी अगर सब्जियां लेते हैं तो छोटे खाने में आती है, लेकिन अगर पाव भाजी आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट बड़े इसमें ही जाएगी। बच्चों को खड़ा पाव भाजी पसंद है, यानी पूरा स्मैश करके उनको पाव भाजी नहीं पसंद। दादा को पहले स्मैश करके लगती थी सब्जी, वो सब्जी नहीं खाया करता था, लेकिन अभी वो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, उसको भी सब्जियां पसंद आने लगी, तो बिल्कुल वो चाव से सारी सब्जियां खाता है अभी। गार्निश करते हैं दोस्तों अच्छे से इसको, और आपको देख के आपको भी मज़ा आ जाएगा एकदम। मैं डैड प्रिफर करते हैं कि पाव भाजी को रोटी के साथ, चपाती के साथ खाया जाए, पाव के साथ ना खाया जाए। लेकिन बच्चों को अभी पाव पसंद है, तो फिर उनके और मेरी यानी सहमति इसके ऊपर हुई, तो पाव नहीं लाएंगे, ब्रेड लाइए, ब्रेड के साथ खाइए। तो ब्रेड थोड़ा नॉन ब्रांड का कोई ब्रेड लाइए। अब जो सारा आपको पता ही है ब्रेड वगैरह किस तरह से बनते हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो हम बांध के तो बच्चों को नहीं रख सकते भाई। फिर बच्चों का यह था कि भाई डैडी आप पाव भी हमको घर में बना के दो, तो बड़ी लंबी प्रोसीजर होगी भाई, तो उसको उतना हमने बेनिफिट दे दिया है। चलिए ठीक है, इतना आप खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। वाओ दोस्तों, इसको कहते हैं स्वर्ग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कल्पना करते हैं कि स्वर्ग कैसे होगा, तो स्वर्ग ऐसे होगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आप एंजॉय कीजिए और आप केयर लीजिए खुद का। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।